यस सर, आ रही है। और स्क्रीन क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो हमने ब्रिटिशर्स पढ़े थे। ब्रिटिशर्स के अलावा एक और यूरोपियंस भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, फ्रेंच। तो फ्रेंच जो कंपनी थी उसका नाम था कंपनी द इंडीज ओरिएंटल। इस कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था कॉलबर्ट। और कॉलबर्ट जो था उस समय फ्रांस का राजा था लुई 14। इस लुई 14 का एक मंत्री था कॉलबर्ट, इसने इस कंपनी की स्थापना करी थी। फ्रांसीसियों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी वो 1668 में सूरत में। तो फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री 1668 सूरत में लगाई और इनका पहला गवर्नर भारत में था फ्रैंको कैरो। इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था पौंडीचेरी को। पौंडीचेरी वॉज देयर हेड ऑफिस। इसके बाद दोस्तों अगला इनका गवर्नर आता है फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन को फ्रेंच कंपनी का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है कि इसने एक्चुअल रूप से स्थापना करी थी कंपनी की। ठीक है दोस्तों, 1693 में डचों के साथ इनका टकराव हुआ और डचों ने पौंडीचेरी फ्रेंच से छीन लिया। उसके बाद डच और फ्रांसीसियों के बीच में एक संधि हुई थी, रेक्जेविक की संधि। और ये जो रेक्जेविक की संधि थी, इस संधि से पौंडीचेरी वापस मिला था फ्रांसीसियों को। तो पूछ लेगा रेक्जेविक की संधि कब हुई थी और किस किस के बीच हुई थी? फ्रांस और डच। और इससे पौंडीचेरी फ्रेंच को वापस दिया गया था। ठीक है, यहीं पर पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों ने एक फोर्ट बनवाया था और फोर्ट का नाम है फोर्ट लुई। तो लुई क्यों? इनका जो राजा होता था वो लुई के नाम से होता था, लुई 1, लुई 2, लुई 3। तो इन्होंने यहाँ पर फोर्ट लुई बनवाया था पौंडीचेरी। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारे फ्रांसीसी हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं, इनके बीच में जो युद्ध होते हैं उन युद्धों को कहा जाता है कर्नाटक युद्ध या कर्नाटक वॉर। ये कर्नाटक वॉर क्यों हुए, क्या क्या कारण थे, जरा देख लेते हैं एक एक करके। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स ये कहीं ना कहीं व्यापार कर ही रहे थे। अमेरिका में भी थे, यूरोप में भी थे, भारत में भी थे, चाइना में भी हैं, इंडोनेशिया में भी हैं। लेकिन इनकी समस्या ये है कि अगर किसी भी देश में इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया तो फिर ये क्या करते थे, पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी ये हैं वहीं पर लड़ना शुरू कर देते थे। तो दिक्कत क्या आई, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेके कि गद्दी पे कौन बैठेगा, इस बात को लेके फ्रांसीसी और ब्रिटिश आपस में लड़ना शुरू कर दिए। मेन कारण क्या था इनका लड़ने का यहाँ पर, कि उत्तराधिकार मतलब राजा की मृत्यु के बाद गद्दी पे कौन बैठेगा, इस बात को लेकर विवाद हुआ और ऑस्ट्रिया में इनमें लड़ाई झगड़ा और युद्ध शुरू हो गया। अब जब ऑस्ट्रिया में इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया तो ये लोग फिर पूरे के पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी होंगे वहां पर लड़ेंगे। तो इसी कारण से इन लोगों ने भारत में भी लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो भारत में ये जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था किन किन के बीच में, आपका ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, इसका भारत में कोई भी कारण नहीं था। ये युद्ध बेसिकली आपका ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण हुआ था। इस युद्ध में जो फ्रांस का सेनापति था वो था डुप्ले और यही गवर्नर भी था फ्रेंच का। और जो ब्रिटिश सेनापति था उसका नाम था निकोलस मोर्स। तो ब्रिटिश सेना का सेनापति था निकोलस मोर्स और फ्रेंच का सेनापति था डुप्ले। युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद आपस में ये लड़ ही रहे थे। तो तभी डुप्ले क्या करता है, एक चालाकी करता है और कर्नाटक का नवाब था उस समय अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन के साथ में एक गुप्त संधि करता है और बोलता है कि भाई आप युद्ध में हमारी सहायता करो और अपने क्षेत्र में युद्ध मत होने देना। अगर आपके क्षेत्र में युद्ध नहीं होगा तो इससे हमें फायदा मिलेगा। अनवरुद्दीन ने कहा ठीक है भाई, चलो मैं तुम्हारी बात अगर मान लूं तो मुझे क्या फायदा इस बात से, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तो डुप्ले ने कहा भाई जी, जो मद्रास है, जो चेन्नई है, वो भी अंग्रेजों के कब्जे में है और हम अगर जीत गए युद्ध में तो मद्रास जीत के हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। अनवरुद्दीन ने कहा कोई बात नहीं, इससे अच्छी क्या बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब 1746 में युद्ध होता है और इस युद्ध में क्या होता है, आपके फ्रेंच जो है ब्रिटिशर से मद्रास को छीन लेते हैं। तो जब मद्रास फ्रेंच के कंट्रोल में आ जाता है तो संधि के हिसाब से, ट्रीटी के हिसाब से ये इनको अनवरुद्दीन को सौंप देना चाहिए था। लेकिन ये लोग इस मद्रास की कंट्रोल जो है अनवरुद्दीन को नहीं देते हैं। इस बात से अनवरुद्दीन नाराज हो जाता है और नाराज होने के बाद अनवरुद्दीन क्या करता है, इनके ऊपर आक्रमण कर देता है। तो यहीं पर 1746 में पहले कर्नाटक युद्ध में
एक युद्ध होता है और उस युद्ध को कहा जाता है सेंट थॉमे या अडियार का युद्ध। तो कॉमन सेंस की बात है कि युद्ध किस किस के बीच में होगा, फ्रेंच के बीच में, और दूसरी तरफ होगा कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन। ठीक है, इस युद्ध में जो फ्रेंच सेना का सेनापति है उसका नाम है कैप्टन पैराडाइज। तो कैप्टन पैराडाइज फ्रेंच का नेतृत्व करता है सेंट थॉमे या अडियार के युद्ध में 1746 में, और इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हरा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अनवरुद्दीन को भी हरा दिया इन्होंने। और फिर 1748 में फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में संधि होती है, एच ला शापेल की संधि, और इस संधि के साथ में ये पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है जो कि 1746 से लेके 48 तक चला था। ठीक है, अब यार ये एक्सला सापेल की संधि क्या बात है, इंडिया में तो ऐसा कोई स्थान है नहीं, तो सीधी सी बात है जहां पर इनका युद्ध हुआ था सबसे पहले ऑस्ट्रिया में, तो संधि भी तो वहीं पर होगी, तो वहां पर इनकी संधि हो गई एक्सला सापेल की संधि। वहां पर इन्होंने लड़ना बंद करा, तो इन्होंने हर जगह पे जहां पर भी थे लड़ना क्या कर दिया आपका बंद। तो जो एक्स्ट्रा संधि 1748 में थी, संधि के हिसाब से क्या क्या हुआ देखो। ठीक है, इस संधि में क्या हुआ, जो मद्रास था चेन्नई, वो तो ब्रिटिशर्स को मिल गया वापस के, ये तो ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगा। ठीक है, और यूएसए में एक फोर्ट हुआ करता था लुइसबर्ग का फोर्ट, तो जो लुइसबर्ग का फोर्ट है ये फ्रेंच को मिल गया। तो इनकी जो संधि थी, संधि के हिसाब से लुइसबर्ग का फोर्ट फ्रेंच को मिल गया, और जो मद्रास था वो कंट्रोल वापस किसको मिल गई, आपके ब्रिटिशर्स को। इस तरीके से जो पहला कर्नाटक युद्ध था 1746 से 48 के बीच में समाप्त होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आता। ठीक, ये लोग ऑस्ट्रिया में लड़े तो हिंदुस्तान में भी लड़ना शुरू कर दिया, वहां पर युद्ध बंद हुआ तो यहाँ पर ही बंद हो गया। तो कुल मिला के इनके दिल की टीस थी दुपले की और ब्रिटिशर्स की इंडिया में, वो यहीं पे दबी रह गई, और कुल मिला के एक्स्ट्रा शापिल की संधि से इस युद्ध का अंत हो जाता है। अब दोस्तों दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है, ये होता है 1749 से लेके 54, 1749 से लेके 1754 तक। अब देखो इस युद्ध की क्या समीकरण बनती है, एक रियासत है हैदराबाद और एक रियासत है कर्नाटक। हैदराबाद रियासत की स्थापना 1724 में करी थी चिनकिलिश खां, जो कि गद्दी पे बैठा था निजामुल मुल्क के नाम से। तो जो चिनकिलिश खां निजामुल मुल्क था, इसकी हो गई डेथ। अब इसकी डेथ के बाद हैदराबाद की गद्दी पे कौन बैठेगा, इस बात को लेके विवाद चल रहा था। तो एक तरफ तो इसका बेटा था नासिर जंग, और दूसरी तरफ इसका जो पहला बेटा था उसका बेटा पौत्र वो था मुजफ्फर जंग। तो कुल मिला के नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, इन दोनों में इस बात को लेके झगड़ा था कि गद्दी पे कौन बैठेगा। ठीक इसी प्रकार का विवाद कर्नाटक में चल रहा था। कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, और अनवरुद्दीन से पहले जो कर्नाटक का नवाब था उसके दामाद का नाम था चंदा साहेब। तो चंदा साहेब गद्दी कब्जाना चाह रहा था, गद्दी पे कौन बैठा था आपका, अनवरुद्दीन। अब जो फ्रांसीसी हैं वो क्या करते हैं, चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग से मिलके एक अलियांस बना लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा इन तीनों का एक गुट बन जाता है। इस गुट में एक तरफ चंदा साहिब है, एक तरफ मुजफ्फर जंग है, और दूसरी तरफ है फ्रेंच। इसका आप कोड बना सकते हो FMC। FMC में F से मतलब फ्रेंच, M का मतलब मुजफ्फर जंग, और C का मतलब चंदा साहिब। अब जब फ्रेंच इनके साथ चले गए तो ब्रिटिशर्स किन किन के साथ चले जाते हैं, नासिर जंग और अनवरुद्दीन। तो एक पार्टी ऊपर हो गई और एक पार्टी हो गई नीचे, और इनके बीच में युद्ध शुरू होता है सेकंड कर्नाटक वॉर 1749 से लेके 54 तक। अब देखो इस युद्ध में क्या क्या होगा। सबसे पहले FMC का मतलब फ्रेंच, ठीक है, M से मतलब आपका मुजफ्फर जंग, और C से चंदा साहिब। ये 1749 में अंबर के युद्ध में, ध्यान रखना कौन सा युद्ध, अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन को हरा देते हैं और हरा के मार देते हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाली कंपनी है तीनों के तीनों 1749 में अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन को हरा के मार देते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। इसके बाद FMC क्या करती है, नासिर जंग को भी हरा देती है, और नासिर जंग को हराने के बाद फिर इसको भी क्या कर देती है, समाप्त। अब देखो जब यहाँ पर आपका अनवरुद्दीन को मार दिया तो गद्दी पे कौन बैठ गया, चंदा साहिब। यहाँ पर नासिर जंग को हरा दिया तो इसकी जगह पे किसको बिठा दिया, मुजफ्फर जंग। और देखो ब्रिटिशर्स देख रहे हैं तमाशा, ये दोनों पिट रहे हैं, और पीटने वाले कौन है, ये, और ये चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, सही टाइम की वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको हमारी लोकल पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, इनको तो केवल अपने कंट्रोल से मतलब है। तो पहले इन्होंने अनवरुद्दीन को मारा,
अंबर के युद्ध में, और फिर नासिर जंग को मारा, किन्होंने आपका एफएमसी ने। अब देखो फ्रेंच क्या करते हैं, नासिर जंग को मार के मुजफ्फर जंग को गद्दी पे बिठाते हैं। उसके बाद किसी बात को लेके मुजफ्फर जंग से भी इनका मतभेद होता है, तो ये मुजफ्फर जंग की भी हत्या कर देते हैं और फिर सलावत खां या सलावत जंग को गद्दी पे बिठाते हैं और वहां का नवाब बना देते हैं। तो आप देखो, ये भी गया अनवरुद्दीन भी, नासिर जंग भी गया और मुजफ्फर जंग भी गया, तीन गए, और इनकी जगह पे कौन बना दिया, सलावत जंग। अब पिक्चर में आएंगे कौन, आपके ब्रिटिशर्स। तो अंतिम रूप से इस युद्ध में अब रॉबर्ट क्लाइव आता है, और रॉबर्ट क्लाइव पहले किसकी हत्या करता है, चंदा साहिब की, और उसके बाद फिर फ्रेंच को हटाता है। तो अब देखो आपस में लड़ रहे हैं, पहले अनवरुद्दीन मरा, नासिर जंग मरा, मुजफ्फर जंग मरा, चंदा साहिब मरा। तो देखो चाहे तो कह लो इनकी मिली भगत, और चाहे इनके आपस की ट्रेनिंग कह लो, इन सबको मरवा दिया, और मरवाने के बाद अब कर्नाटक पे शासन करेगा कौन, तो या तो शासन करेंगे ब्रिटिशर्स और या करेंगे फ्रेंच। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, चंदा साहिब को मारता है, और मारने के बाद फ्रांसीसियों को भी हरा देता है। ठीक है, जब ये फ्रांसीसियों को हराता है, ठीक है, और उसके पहले सॉरी, जब ये फ्रांसीसियों नहीं, जब ये कर्नाटक के चंदा साहब को हराता है, तो चंदा साहब को हराने के लिए जब जाता है ये, तो वहां का घेरा डालता है कर्नाटक का, और उस घेरे में 53 दिन तक भूखा रहता है रॉबर्ट क्लाइव। 53 डेज तक वहां पे खाने को कुछ नहीं मिलता, जो भी थोड़ा बहुत मिलता है उससे काम चलाता है, और 53 दिन का घेरा डालने के बाद चंदा साहिब को हरा के मार देता है। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है स्वर्ग से उतरा सेनापति। क्या कहा जाता है, स्वर्ग से उतरा सेनापति। फिर यहाँ पर जब फ्रांसीसी 1754 में हार जाते हैं सेकेंड कर्नाटक वॉर में, तो जो फ्रांस की गवर्नमेंट है वो परेशान आके डुप्ले को भारत से वापस बुला लेती कि भाई तू आजा, तेरे बस का काम नहीं, कुछ और देख। और फिर इस युद्ध की समाप्ति होती है पौंडीचेरी की संधि से। तो पहले वाला युद्ध समाप्त हुआ था एक्सला शापेल की संधि से, और दूसरा युद्ध समाप्त होता है पौंडीचेरी की संधि से। इसके बाद दोस्तों इनके बीच में तीसरा कर्नाटक वॉर होता है 1756 से लेकर 1763 के बीच में। इस युद्ध में जो फ्रांस का सेनापति था उसका नाम था काउंट डी लाली, और जो ब्रिटिश सेनापति था उसका नाम था एयरफोर्ट। इस युद्ध में फ्रांसीसी की हार होती है, और हारने के बाद अंतिम रूप से ये लोग भारत से बाहर हो जाते हैं, मतलब पावर में नहीं रहते, पावर सारी की सारी ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाती है। और इस युद्ध की समाप्ति होती है 1763 पेरिस की संधि से। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच से पौंडीचेरी छीना, जो कि पेरिस की संधि से वापस मिल गया था फ्रांस को। तो पेरिस की संधि से क्या हुआ था कि जो पौंडीचेरी था वो फ्रांसीसियों को वापस दिया गया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर फ्रांस का सेनापति कौन था, काउंट डी लाली, जो हारा था। अब फ्रांस की सरकार काउंट डी लाली को बुलाती है और उसे दोषी मानती है हारने का, और काउंट डी लाली को फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, इस युद्ध में हारने के लिए। अब फ्रांसीसी क्यों हारे, ठीक है, इनके हारने का मेन कारण क्या था। एक तो मेन कारण था डुप्ले की महत्वाकांक्षा। अरे भाई आप इंडिया में व्यापार करने के लिए आए हो, व्यापार करो, पैसा कमाओ, तुम यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में क्यों पढ़ रहे हो। तो जब स्थानीय लोकल पॉलिटिक्स में पढ़ना इन्होंने शुरू किया, उस टाइम को नुकसान हुआ, स्थानीय लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। दूसरा, जो ब्रिटिश नेवी थी, जो नौसेना थी, वो फ्रांसीसियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और इन्होंने व्यापार के ऊपर, ट्रेड के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो जब व्यापार के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो इनकम नहीं हुई, और इनकम नहीं हुई तो इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो गई। इसके अलावा कंपनी में क्या था, आपका जो कर्मचारी थे भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थे, अपना व्यापार कर रहे थे, पैसे बना रहे थे, और युद्ध के टाइम पे जो इनके सोल्जर्स थे उन्होंने धोखा भी दिया। और दूसरा, योग्य सेनापति का अभाव। अगर मेंशन आपसे पूछे कि भारत में फ्रेंच की हार के कारण, तो इनमें से 3-4 कारण आप लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों भारत में ये यूरोपियंस आए, और आके ये आपस में लड़े, और लड़ने के बाद अब भारत में पावर में केवल कौन रह गए, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने डचों को, पुर्तगालियों को, फ्रेंच को, लगभग सबको हराया, और हराने के बाद अब सारे की सारी जो पावर है वो हाथ में है ब्रिटिशर्स के। इसी दौरान दोस्तों भारत में जब ये ब्रिटिशर्स आए, कुछ छोटी छोटी रियासतों का, प्रोविंस का उदय हुआ। अभी मैंने आपको बताया एक रियासत कौन सी थी, हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद रियासत का उदय कैसे होता है, हमने मुगल पढ़े थे, और हमने पढ़ा था कि 1707 में गद्दी पर बैठता है बहादुर शाह, जिसको कहा जाता था शाह बेखबर। इसी बहादुर शाह का हैदराबाद में सूबेदार हुआ करता था चिनकिलिच खान। तो
सॉरी 1700 सन गलत बोल गया मैं, 1707 से लेके 1712, फिर 12 से लेके 13, और फिर 13 से लेके 19, और दोस्तों फिर ध्यान रखना फिर था आपका मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बोलते हैं, 1719 से लेके 48। तो 1719 से लेकर 48 के बीच में मुगल बादशाह था रंगीला, जिसको हम बोलते हैं आपका मोहम्मद शाह। तो उसी का दक्षिण का सूबेदार हुआ करता था चिमकिलिश खां। तो चिमकिलिश खां ने अपने आप को 1724 में स्वतंत्र घोषित कर दिया कि भाई मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारा सूबेदार नहीं हूँ, मेरा तो अपना अलग रियासत है। तो इस तरीके से 1724 में चिमकिलिश खां ने हैदराबाद रियासत की स्थापना करी स्वतंत्र, ठीक है, जो कि इसका सूबेदार हुआ करता था। तो 1724 में जब ये गद्दी पे बैठा, तो गद्दी पे बैठा निजामुल मुल्क के नाम से, इसका नाम था चिमकिलिश खां, और ये गद्दी पर बैठता है निजामुल मुल्क के नाम से। अब दोस्तों जो मुगल बादशाह है मोहम्मद शाह, वो गुस्सा होगा, तो गुस्सा होकर अपने सेना के जो सेनापति थे मुबारक खां, उसको भेजता है आक्रमण करने के लिए, किसके ऊपर, चिमकिलिश खां के ऊपर। तो मुगल सेनापति मुबारक खां और निजामुल मुल्क की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है, शकूर खेड़ा का युद्ध 1724 में। और सरप्राइजिंग बात यह है कि इसमें मुगल सेनाएं हार जाती हैं, मुगलों की सेनाओं को हरा देता है चिमकिलिश खां। अब मोहम्मद शाह के सामने बड़ी दुविधा आ गई, क्या करूं भाई, इसने तो सेनाओं को भी हरा दिया, तो या तो इससे दुश्मनी लूं, और अगर दुश्मनी नहीं लेता तो इससे किसी भी तरीके से प्यार मोहब्बत से अपना काम चलाऊं। तो मोहम्मद शाह ने कहा ठीक है भाई, तेरी रियासत तुझे मुबारक, तू चला, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब कभी दिक्कत परेशानी होगी तो एक दूसरे की हेल्प करते रहना। और मोहम्मद शाह ने इसको एक उपाधि दी, कौन सी उपाधि, आसफ जहां की उपाधि। तो निजामुल मुल्क चिमकिलिश खां को आसफ जहां की उपाधि देता है मोहम्मद शाह। अब 1725 में अपनी राजधानी बनाता है हैदराबाद, ठीक है, राजधानी 24 में साम्राज्य बनाया, 25 में राजधानी, धीरे धीरे अपना साम्राज्य सेटअप कर ही रहा था कि 1727-28 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम इसके ऊपर आक्रमण करता है, और युद्ध होता है पालखेड़ा का युद्ध, ठीक है, और पालखेड़ा के युद्ध में ये इसको हरा देता है। और इस युद्ध में जो संधि होती है दोस्तों, वो संधि होती है शिवगांव की संधि, आगे जब मराठा पढ़ाऊंगा तो लिखाऊंगा आपको। तो पालखेड़ा के युद्ध में जो बाजीराव प्रथम है वो हैदराबाद के निजाम को हराता है, ठीक है, और इनके बीच में जो संधि होती है, संधि का नाम है शिवगांव की संधि, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ। अब दोस्तों इसकी निजामुल मुल्क या चिमकिलिश खां की डेथ हो जाती है 1748 में। अभी आपको मैंने बताया, तो जब इसकी डेथ हो गई तो अब गद्दी पे कौन बैठेगा, इस गद्दी पे बैठने के लिए, निजाम बनने के लिए आपस में चल रहा है झगड़ा, और इस झगड़े में कौन कौन लोग हैं, मुजफ्फर जंग और दूसरा कौन है, नासिर जंग। और यहीं से मैंने आपको कर्नाटक सेकेंड वॉर की भूमिका बनाई थी, जो कि 1749 से लेके और आपका 54 के बीच में हुआ। तो मुजफ्फर जंग का साथ कौन देते हैं बताओ, ब्रिटिश, एफएमसी, फ्रेंच, फ्रेंच, और साथ में कौन आता है आपका, चंदा साहब कर्नाटक का, और दूसरी तरफ कौन होते हैं आपके, नासिर जंग प्लस ब्रिटिश, और उधर कौन है आपका, अनवरुद्दीन। तो यहीं से भूमिका बनती है एक एक करके। इसके बाद एक छोटी सी रियासत भारत में थी, जाट साम्राज्य या जाटों की रियासत। दोस्तों जाटों का एक नेता हुआ है राजा राम, बड़ा खतरनाक व्यक्ति था। इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई जो ये अकबर था, ये तो मंदिर भी जाता था, तिलक भी लगाता था, पूजा भी करता था, सारे काम करता था, तो भाई फिर तुमने इसको दफनाया क्यों, ये तो हिंदू था। अब जब हिंदू था तो इसका हिंदू रीति रिवाज से पूरा का पूरा अंतिम संस्कार होना चाहिए। तो भाई साहब अपनी सेना वेना लेके गया, और अकबर के मकबरे से अकबर की जो कब्र थी तो खोद खाद के बाहर निकाल दिया अकबर को, और खोदने के बाद इसका दाह संस्कार करने ही वाला था। खैर बहुत मुश्किल स्थानीय लोग आए और हाथ पैर जोड़ के तब इसको रोका। तो राजा राम, आपको पता होना चाहिए, जाट साम्राज्य का था। जो जाट रियासत थी दोस्तों, इस जाट रियासत का संस्थापक माना जाता है चूड़ामन को, ठीक है, किसको माना जाता है, चूड़ामन को। इसके बाद गद्दी पे बैठता है बदन सिंह। बदन सिंह को जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जाट साम्राज्य का संस्थापक चूड़ामन, वास्तविक संस्थापक बदन सिंह, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने इसको राजा की उपाधि दी थी, इसी वजह से इसके नाम के सामने लगता है महेंद्र। तो इसको अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी और नाम के सामने क्या लगाया इसने, महेंद्र।
इसके बाद गद्दी पे बैठता है दोस्तों सूरजमल। सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों इन्हीं का, जाटों का एक शासक था रणधीर सिंह। 1805 में रणधीर सिंह ने सहायक संधि को स्वीकार किया, ठीक है। 1805 में रणधीर सिंह ने सब्सिडरी अलियांस, सहायक संधि को स्वीकार किया था। आगे जाके पढ़ाऊंगा सहायक संधि। ये सहायक संधि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली लेके आया था, क्लियर। तो इसको स्वीकार करने वाले जो जाटों का राजा था उसका नाम क्या था आपका, सूरजमल। इसी तरीके से एक और छोटी सी रियासत थी दोस्तों, उसका नाम था जयपुर। तो जयपुर की रियासत या आमेर की रियासत, तो आमेर का किला भी है वहां पर। दोस्तों यहाँ पर दो तीन राजा हुए हैं, उन राजा के नाम में कंफ्यूज है। एक तो है जयसिंह फर्स्ट और एक है जयसिंह सेकंड। जो जयसिंह फर्स्ट है इनके नाम के सामने लगता है मिर्जा राजा, और जो जयसिंह सेकंड है इनके नाम के सामने लगता है सवाई, ठीक है। ये जो मिर्जा राजा हैं जयसिंह फर्स्ट, इनको जहांदार शाह ने उपाधि दी थी मिर्जा राजा की, ठीक है। और सवाई जयसिंह सेकंड जो है, इन्होंने स्थापना करी थी जयपुर नगर की, आधुनिक जयपुर नगर की। और जयपुर जो नगर है वो एक प्लान सिटी है, मतलब प्लान का मतलब पूरे तरीके से बसाया गया है। तो इस जयपुर नगर के जो वास्तुकार हैं वो हैं विद्याधर चक्रवर्ती, ठीक है। जयसिंह सेकंड खुद एक बहुत बड़े नक्षत्र विज्ञानी एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। इन्होंने नक्षत्र विज्ञान एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक किताब भी लिखी है, और इस किताब का नाम है आपका जिन मोहम्मद शाही। इन्होंने सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र, इन सब का आविष्कार किया था। कैसे यंत्र थे ये सब भी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है। इन्होंने 5 नक्षत्र वेधशालाएं बनवाई, ठीक है। यही एस्ट्रोनॉमी की 5 वेधशालाएं बनवाई इन्होंने। ये 5 वेधशालाएं हमारे याद कैसे होंगी, तो दोस्तों 2 तो है उत्तर प्रदेश में, एक है राजस्थान में, एक है दिल्ली में, और एक है मध्य प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है, वाराणसी में है और मथुरा में है। राजस्थान में कहाँ पर है, जयपुर में। दिल्ली की दिल्ली में, और मध्य प्रदेश की कहाँ पर है आपकी, उज्जैन में, ठीक है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी रियासतें थी भारत की जो एस्टेब्लिश हुई थी। अब छोटी रियासतों में हमारा जो अगला टॉपिक है वो भी पढ़ लेते हैं। मैंने पीडीएफ आपको शेयर की थी, जरा एक मिनट रेडी करके स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड होल्ड करना। ठीक, देखो हमने हैदराबाद की बात कर ली, हमने जाटों की बात कर ली, जयपुर की बात कर ली। अब यहीं पर दोस्तों आता है एक टॉपिक, एंग्लो सिख, आंग्ल सिख। जब हमने धर्म पढ़े थे एंशिएंट हिस्ट्री में, हमने सारे धर्म की बात करी थी, लेकिन हमने सिख धर्म की बात नहीं करी थी। क्यों? क्योंकि तब तक सिख धर्म बना ही नहीं था। तो सिख धर्म भी पढ़ेंगे पूरा का पूरा, सिखों के धर्म गुरु की बात भी करेंगे, और फिर पूरा का पूरा जो सिख साम्राज्य है महाराजा रणजीत सिंह तक, वहां तक जाके पढ़ेंगे एक एक करके। तो दोस्तों सिखों के पहले गुरु गुरु नानक, इनका जन्म 1469 ननकाना साहिब, जिसका नाम तलवंडी भी है और पाकिस्तान में है, ठीक है, लाहौर में। इनकी मृत्यु 1539 नरोवाल, ये भी पाकिस्तान में हुई थी। अभी भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच में करतारपुर कॉरिडोर खोला गया, और ये करतारपुर कॉरिडोर गुरदासपुर पंजाब से लेकर नरोवाल जिला पाकिस्तान तक जाता है। इनके पिता का नाम था कालूजी मेहता, माता का नाम था तृप्ता देवी। पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को मानते थे, ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और एकेश्वरवाद को मानते थे। इनकी जितनी भी शिक्षाएं हैं आदि ग्रंथ के जप जी में संकलित हैं। गुरु नानक देव की जो शिक्षाएं हैं वो आदि ग्रंथ के जप जी में संकलित है, और आदि ग्रंथ की जो रचना है वो किसने करी है, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक। तो गुरु नानक के बाद इनके जो दूसरे गुरु होते हैं सिखों के, उनका नाम है गुरु अंगद देव।
गुरु अंगद देव का वास्तविक नाम था लहना। इन्होंने गुरु गद्दी का निर्माण कराया। गुरु गद्दी का मतलब कि जहां पर गुरु बैठेंगे उनके लिए प्रॉपर गद्दी बनवाई गुरु अंगद देव ने। इन्होंने सिखों के लिए अलग से लिपि स्क्रिप्ट लिखने के लिए लिपि का आविष्कार किया और उस लिपि को कहा जाता है गुरुमुखी लिपि। तो गुरु अंगद देव के बारे में ये 2-3 पॉइंट याद रखना। इसके बाद दोस्तों तीसरे गुरु होते हैं अमरदास। इन्होंने सिखों की जो विवाह पद्धति है लवन, उसकी शुरुआत करी। इनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था बानी। तो इनकी पुत्री बानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी। फिर आगे जाके बानी का विवाह होता है रामदास के साथ में और गुरु रामदास यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं, जो भूमि अकबर ने बानी को दान में दी थी। ठीक है, तो फिर बानी के जो पति हैं रामदास, अब ये गद्दी पे बैठेंगे। रामदास जी इंपॉर्टेंट काम ये करेंगे कि ये गुरु पद को पैतृक बना देंगे। पैतृक का मतलब या मैं फिर मेरा बेटा फिर मेरा बेटा, तो केवल पैतृक ही रहेगा ये पद। अब इनके जो बेटे हैं रामदास जी के, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु, अब ये गद्दी पे बैठेंगे। इनको सच्चा बादशाह की उपाधि दी जाती है। ठीक है, इन्होंने हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया। आपने गोल्डन टेम्पल देखा होगा फोटो में या गए हो, तो वहां पर झील के बीच में एक मंदिर है और उसके ऊपर काफी सोने का या गोल्डन का आपको एक चमकता हुआ कुछ पार्ट दिखाई देता है। तो वो जो झील के अंदर जो मंदिर है उसको कहा जाता है हरमंदिर साहिब। सबसे पहले वही बनवाया गया था, फिर बढ़ते 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 गोल्डन टेम्पल बन गया आपका। तो इसी गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब का निर्माण भी शुरू कराया था गुरु अर्जुन देव ने। जबकि गोल्डन टेम्पल का उद्घाटन कादरिया संप्रदाय के एक गुरु थे संत मियां मीर, इन्होंने किया था। ठीक है दोस्तों, जहांगीर का विद्रोही पुत्र था खुसरो, तो इसने आरोप लगाया गुरु अर्जुन देव पे कि आपने मेरे बेटे की सहायता करी है, और ये आरोप लगा के गुरु अर्जुन देव को फांसी देती हुई किसने, आपका जहांगीर ने, 5वें गुरु। फिर छठे गुरु हरगोविंद, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना करी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। छठे के बाद 7वें नंबर पे आए गुरु हर राय। गुरु हर राय के 2 बेटे थे, एक तो हरकिशन और दूसरे गुरु राम राय, जो के देहरादून आए थे। इन दोनों के बीच में गद्दी को लेकर विवाद के गद्दी पे कौन बैठेगा, और फाइनली जो गद्दी मिलती है वो मिलती है हरकिशन को, और गुरु राम राय अपने अनुयायियों के साथ आ जाते हैं देहरादून में और यहाँ पर अपनी अलग गद्दी स्थापित करते हैं। तो कुल मिला के 8वें गुरु कौन बनते हैं, हरकिशन, और 9वें गुरु बनते हैं गुरु तेग बहादुर। तो 9वें गुरु तेग बहादुर जो है, इनको औरंगजेब ने दिल्ली में फांसी दिलवाई थी। ठीक है, पता है आपको। और इन्हीं का गुरुद्वारा है दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा। तो 9वें गुरु तेग बहादुर, शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली, और इनको औरंगजेब ने फांसी दी थी। और फिर दोस्तों सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इनका जन्म 1666 पटना साहिब, मृत्यु 1708 नांदेड़ महाराष्ट्र। इन्होंने 1699 में दल खालसा या खालसा पंथ कह लो, मतलब सिखों को सैन्य रूप दिया, इसकी स्थापना करी। इन्होंने सिखों को 5 ककार धारण करने की शिक्षा दी। ककार का मतलब क से, जैसे कंघा, कड़ा, केश, कच्छा और तरपान। ठीक है, पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने सैन्य प्रशिक्षण केंद्र बनवाया और गुरुद्वारा बनवाया। इन्होंने एक पर्व शुरू किया, उस पर्व का नाम है पाहुल। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक। इसके अलावा कृष्ण अवतार ये ग्रंथ इन्होंने लिखा है। इन्होंने सिख में जो पुरुष हैं तो उनको सरनेम दिया सिंह और महिलाओं को सरनेम दिया कौर। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जब मुगलों से लड़ रहे थे, मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी का स्टेटमेंट है ये। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने इनको 5000 रुपए का मनसब दिया था, हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, अब उत्तराखंड में एक युद्ध है भगानी का युद्ध, और भगानी का युद्ध 1686 से 88 के बीच में हुआ था। गढ़वाल का शासक था फतेह शाह और सिरमौर का शासक था, ठीक, मंदाता प्रकाश। इनके बीच में युद्ध हुआ था। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, इनका मित्र था मंदाता प्रकाश। तो मंदाता प्रकाश की सहायता के लिए गुरु गोविंद सिंह आए थे और इनका टकराव हुआ था गढ़वाल के शासक फतेह शाह के साथ भगानी के युद्ध में 1686 से लेकर 88 के बीच में। ठीक है, यही पूरी की पूरी कहानी है। जब इनकी मृत्यु होती है दोस्तों 1708 नांदेड़ महाराष्ट्र में, तो वहां पर गुरुद्वारा बनाया जाता है और गुरुद्वारे को कहा जाता है हुजूर साहिब। इन्होंने कहा कि भाई मेरे बाद में कोई भी सिख धर्म का गुरु नहीं होगा, और इसके बाद में मैं जो रचना कर रहा हूँ गुरु ग्रंथ साहिब की, इसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं इसको गुरु मान के आप इसको फॉलो करेंगे। तो 10वें और अंतिम गुरु थे, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करी इन्होंने। सिख धर्म की टोटल भारत में 5 गद्दियां हैं दोस्तों। ठीक है,
सबसे पहली अकाल तख्त कहाँ पर है? अमृतसर। पटना साहिब तो पटना में ही है। साहिब दमदमा बठिंडा पंजाब, हुजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र और केसरगढ़ साहिब आनंदपुर पंजाब में पड़ती है। ये 5 गद्दियां हैं किनकी? आपकी सिखों की। इसके अलावा उत्तराखंड में आप देखोगे तो सिखों के 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। हेमकुंड साहिब चमोली में, नानक मत्ता उधम सिंह नगर में और मीठा रीठा साहिब आपका चंपावत में। तो दोस्तों क्लास तो आज यहीं तक रख लो। आज मैंने आपको गुरु गोविंद सिंह तक कवर कराया है। कल शुरू करेंगे कि गुरु गोविंद सिंह के बाद में जो हमारे सिख साम्राज्य है वो कैसे कैसे एस्टेब्लिश हुआ। क्लियर? कल दिन में कंप्यूटर की क्लास होगी 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक, लेकिन रात को जो आपकी क्लास होती है ऑनलाइन वो एज इट इज चलेगी 9 बजे से लेके और 10 बजे तक। ये सब एक्स्ट्रा क्लास है आपकी, जो छूटे हुए टॉपिक है वो कवर कराने के लिए। तो इतने ही रख लो क्लास आज दोस्तों, ठीक है? और बाकी फिर कल सुबह मिलते हैं, ठीक?